गुड इवनिंग बच्चों। एंडिंग टाइम है हमारा। बस ये है कि अब एक ऐसा समय आ गया है जिसमें हम लोगों को रीशेप देना है, हमको एक बेस्ट से बेस्ट अपना परफॉर्मेंस देना है। हमने बेटा बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, ये मानकर आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं, पूरी एनर्जी के साथ जाएं, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। हमने बेटा पूरे साल बहुत अच्छे से मेहनत करी है, पूरा बहुत अच्छे से हम लोगों ने एफर्ट दी है। थोड़ा बहुत बेटा दिमाग में ज़रूर रहता है कि प्रिपरेशन हुई है नहीं हुई है, कैसी हुई है। चिंता ना करें बेटा, हम लोग हमारी पूरी एफर्ट के साथ बस एग्ज़ाम देंगे। अब जो भी हुआ हो, जितना हुआ हो, अब ये चिंता नहीं करना है आपको कि अरे मेरा ये पार्ट छूटा है या ये पार्ट बचा है। दिमाग में बिल्कुल निकाल दे, दिमाग में ये चीज़ रखें आप कि अब हमारे लिए जो पार्ट है, अब जितना हमने कर लिया है दैट इज़ सफिशेंट, और इसी के बेस पर हम लोग जंग जीतेंगे और जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे बेटा। इससे पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो क्या क्या बेसिक नीड्स हैं, पहले मैं उनकी बात कर रहा हूँ बेटा। एक यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्या है गवर्नमेंट की गाइडलाइन से बेटा, उसके बेसिस पर आपसे कोई भूल से भी गलती ना हो, कोई किसी तरह का जो है बेटा ऐसा पार्ट ना हो जो हम लोग छूट जाएं। तो पहले मैं थोड़ी सी एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना चाह रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात, आप अपना एडमिट कार्ड कलर्ड डाउनलोड करें, ब्लैक एंड वाइट नहीं। पहली बात बेटा, आपका एडमिट कार्ड कलर्ड ही होना चाहिए। आई होप सब ने ऐसा ही किया होगा। मैं मान रहा हूँ बेटा आप लोगों ने किया होगा, आप लोग समझदार हो, लेकिन फिर भी बेटा मेरा ये फ़र्ज़ है, मैं आपको बेटा बिल्कुल बच्चे मानकर, बिल्कुल बच्चों जैसा ट्रीट करता हूँ आपके साथ। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग जो है अभी कुछ अगर मान लो कोई चीज़ आपसे भूल हो जाए तो कम से कम मैं आपको रिमाइंड करा दूँ। तो पहली बात, सब ने कलर्ड प्रिंट आउट निकाल लिए होंगे, ये उम्मीद करता हूँ। ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे, कलर्ड प्रिंट आउट ही चलेंगे। दूसरी बात, ये बेटा ठीक है आपका एडमिट कार्ड है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बेटा इस बार नीट में ये ऐड किया है, तो बेटा ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखो क्या, यहाँ पर आपको बेटा एक अलग से एक फॉलोअप लिया है बेटा, कि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बेटा आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। और ये बेटा कब का है जरा देखो, आपको पिछले 14 दिनों की रिपोर्टिंग करना है। कितने दिनों की बेटा? 14 दिनों की इनके सामने रिपोर्टिंग करना है कि इन 14 दिनों में आपको किसी तरह का कफ या सांस लेने में परेशानी हो, सोर थ्रोट मतलब बेटा गले में दर्द वगैरह, या रनी नोज, नाक बहना, या इसके अलावा कोई बॉडी एक वगैरह, ये अगर कोई चीज़ें हैं तो इन पर टिक लगा दे बेटा। फीवर वगैरह हो तो इन पर टिक लगा ले, अपने हिसाब से बेटा इन पर टिक लगाएं, ठीक है। टिक लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है कोविड पॉजिटिव शो करके, चलो हो भी जाओ ना आप कोविड पॉजिटिव, उसके बाद भी आप तो एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम दे सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हो तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। बेटा आपके लिए अलग से एक सेंटर बनाया है, मतलब उसी सेंटर में अलग से एक क्लासरूम बना दिया गया है जिसमें आप एग्ज़ाम इजीली दे सकते हो। सो प्लीज़ बेटा आप ये अगर है कोई सिम्टम तो बिल्कुल मेंशन कर दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात बेटा यहाँ पर क्या है कि ये भी आपको बताना है, ये डिक्लेरेशन देना है कि डिक्लेरेशन में क्या है कि आप जो है पहले जैसे जो ये डिक्लेरेशन देना है बेटा एग्ज़ाम के एक दिन पहले देना है आपको। उस डिक्लेरेशन में 14 दिनों से पहले आप किसी कोविड के पेशेंट के कांटेक्ट में आए हो, या 15 मिनट तक उस कोविड के जो है कांटेक्ट में रहे, या इससे पहले आप क्वारंटाइन होकर आए हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है जो आपको मेंशन करनी रहेगी। सो प्लीज़ बेटा इनको ज़रूर ध्यान रखकर, अगर मान लो है तो ऐसा। दूसरी बात, आप जब यहाँ पर ये जो है कोविड वाली कंडीशन आपने मेंशन कर दी है कि कोई अगर किसी तरह की कोई आपको जो है कह सकते हैं कि कोविड के कांटेक्ट में आ गए हैं, तो उस केस में आप मेंशन कर दे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। और अगर नहीं है तो इन पर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सभी पर टिक नहीं लगाना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ क्रॉस लगा रहे हो कि नहीं है, ऐसा क्रॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दो ऐसे ही। हाँ अगर है तो टिक लगा दो, अदरवाइज क्रॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है इन पर, समझ गए। चलो नेक्स्ट, ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जब एग्ज़ाम देने से 14 दिन पहले तक का, कहीं पर अगर आप कोई सिटी में गए हो तो वहाँ पर यहाँ सिटी मेंटेन करना है, सिटी मेंशन करना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर कोई वो एग्ज़ाम सेंटर के नाम प्रायोरिटी में भर दो,
ठीक है ना बेटा। सो प्लीज़ ध्यान रखना, ये क्या है, सिटीज़ है। अगर मान लो आप जबलपुर के हो, मान लो रीवा में ट्रेवल किया, या मान लो इंदौर में आए उसी बीच में उस 14 दिनों के दौरान में, तो आपको यहाँ पर वो सिटीज़ के नाम लिखना है कि मान लो आप सपोज दैट आप रीवा के हो, भोपाल गए, इंदौर गए और कहीं गए, तो वो सिटीज़ के नाम लिखना है। नहीं गए तो कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चलो भैया, और इसके अलावा आप कहीं और एरिया में गए हो आसपास के सिटी के, तो वो आपको बताना है। नहीं बताओगे तो भी चलेगा, लेकिन ये सिटीज़ वाला पार्ट जरूर बताना है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो बेटा ये डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन। आपने खुद से बता दिया कि भैया अगर ऐसा कुछ है तो आप खुद ही यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर दोगे। क्या ये समझ में आ गया आपको? ये जरूरी है बेटा, सेल्फ डिक्लेरेशन साथ में ले जाना जरूरी है। ये बेटा एडमिट कार्ड के साथ ही एसोसिएट है। चलो, अब अगला पार्ट देखो जरा। यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया सेल्फ डिक्लेरेशन वाला पार्ट। अब देखो जरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर जरूर ध्यान रखना है आपको। अगर आपसे कोई दिक्कत है किसी तरह का, तो प्लीज़ बेटा मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ, पहली बात आपको यहाँ पर एक फ़ोटो पेस्ट करना है बेटा। और वो फ़ोटो कौन सी, तो ध्यान रखना वो फ़ोटो रहेगी जो जब आपने अपने फॉर्म फिलअप किए थे, तो फॉर्म फिलअप करते समय जो आपने फ़ोटो पेस्ट करी थी, वही वाली फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट करना है। बोले सर वो फ़ोटो तो है नहीं, तो बेटा खिंचाई तो होगी वही फ़ोटो का। अगर नहीं है तो बेटा उसका स्कैन निकाल लो, वैसी की वैसी फ़ोटो की एक और कॉपी बनवा लो। ऐसा कर सकते हो आप, अगर मान लो नहीं है तो बेटा ये पहली बात। दूसरी बात, यहां पर आप लेफ्ट हैंड थंब, कौन सा थंब लगाओगे? लेफ्ट हैंड थंब। यहां पर इंप्रेशन लगाना है बेटा आपको, तो ये लेफ्ट हैंड थंब लगाना है। ये सब एग्जाम से पहले लगाना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम सेंटर में जाके फोटो चिपका रहे हो आप। ये एग्जाम सेंटर में जाने से पहले यहाँ फोटो चिपका लेना, और वो फोटो कलर्ड होनी चाहिए। जो आपने जब फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम वाली फोटो यहाँ पर चिपकाना है, यहाँ पर थंब लगाना है। और यहाँ पर आपके पेरेंट के सिग्नेचर पहले ही करवा लो आप, हो सके तो आज कल में ये सारी प्रोसेस कर लेना जो मैं बता रहा हूँ। चलो, लेकिन बेटा प्लीज यहाँ ध्यान रखना, यहाँ गड़बड़ मत कर लेना। ये वाला जो पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आप गलती कर सकते हो। सो प्लीज बेटा इस पर गलती मत करना। यहाँ जो लिखा हुआ है वो पॉइंट ध्यान से सुनना। यूं बोला हुआ है इस पॉइंट में कि आपको अपनी सिग्नेचर करना है, लेकिन वो सिग्नेचर एग्जामिनेशन हॉल में चाहिए भैया। आप ऐसा नहीं कि पहले एग्जामिनेशन हॉल में से पहले ही बोले सर आज ही सिग्नेचर करके रख दी। गलत है बेटा। अगर ऐसा किया है तो फाड़ के फेंक दो और नया बना लो। समझ रहे हो आप? तो बेटा यहाँ पर सिग्नेचर लगेगी, वो सिग्नेचर एग्जामिनेशन हॉल में लगेगी, पहले नहीं करना है। जब इन्वेजिलेटर आएगा ना, जो जिसने आपको पेपर बांटा है या जो वहां पर आपको एग्जामिन कर रहा है कि आप कहां पर हो, कैसे बैठे हो, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हो, वो जो पर्सन है वो आपके जो है उसके सामने आपको उस पर सिग्नेचर करना है। इससे पहले सिग्नेचर नहीं होगी। क्या ये क्लियर है? चलो, तो ये बेटा हमने डिक्लेरेशन दिया और ये जो है सारी बातें हम लोगों ने बता दी। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, वो बेटा यहाँ पर ध्यान रखना। पहली बात, आप अपने साथ क्या क्या ले जाओगे। तो वैसे तो बहुत सारे पॉइंट लिख रखे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं मेरे हिसाब से बता देता हूँ। देखो बेटा, आप क्या करोगे, एग्जाम सेंटर में जब आप जा रहे हो तो एग्जाम सेंटर में जाने से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। पहली बात, आपके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए बेटा। आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या हो सकता है? पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर पैन कार्ड है तो वो चलेगा, आधार कार्ड है तो वो चलेगा, अगर वो भी नहीं है तो 12 की मार्कशीट चलेगी ओरिजिनल। और हाँ, एक चीज़ और है, जितने भी ये मैं बता रहा हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट है या बेटा आपका वोटर कार्ड है, ये अगर हैं तो उस केस में ये ध्यान रखना है आपको कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स वहां पर ओरिजिनल ले जाना है बेटा। ऐसा नहीं कि आप, और एक चीज़ और है, ऐसा भी नहीं कि मोबाइल में स्टोर्ड है और वो ले गए और वो दिखा दिया। बेटा वहां पर मोबाइल अलाउड नहीं है। दैट्स वाई बेटा आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जो भी ये आप डॉक्यूमेंट्स ले जा रहे हो वो सारे आपके कह सकते हैं ओरिजिनल होना चाहिए वहां पर। और एक चीज़ और है, इनके साथ साथ में पैरेलल आप जो है एक एक फोटोकॉपी भी रख ले। वैसे नहीं बोला है, लेकिन फिर भी हमारे पास ऐसा एक बैकअप पार्ट में होना चाहिए। तो बेटा ये समझ गए आप, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह जो भी आपके पास अगर हो, सो प्लीज़ बेटा वो चीज़ें आप ज़रूर रख लेना। चलो, फिर बेटा इसके अलावा डिक्लेरेशन फॉर्म जो मैंने बता दिया वो बहुत ज़रूरी है। डिक्लेरेशन फॉर्म के बिना काम नहीं होगा। अगली बात बेटा, घर से आपको अपना खुद का मास्क पहनकर आना है, खुद का मास्क। लेकिन जब आप एग्ज़ाम सेंटर में अंदर बैठोगे ना,
तो अंदर बैठने पर उसके बाद में आपको एग्जामिनर खुद एक मास्क देगा, मतलब आपको नहीं पहनना है, फिर वो एग्जामिनर का जो भी मास्क दे दे वो पहनना है आपको, आपका मास्क तो बाहर ही छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप अपना खुद का मास्क ले जाएं, ठीक है। दूसरी बात, बॉटल, सैनिटाइज बॉटल जो रहेगी बेटा वो 50 ml से ज़्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए। 50 ml तक उसमें अगर स्टोर्ड अमाउंट है तो वो सही, उससे ज़्यादा बड़ी बॉटल नहीं चलेगी, उसकी कैपेसिटी 50 ml तक की चाहिए, वो भी ठीक है। दूसरी बात बेटा, यहाँ पर आपको हैंड ग्लव्स ले जाना है। दो चीज़ें बेटा, मास्क और हैंड ग्लव्स दोनों ले जाना है। हैंड ग्लव्स बेटा वो जो आते हैं ना लेटेक्स से बने हुए, रबर जैसे, वो रबर जैसे आपको हैंड ग्लव्स ले जाना, नहीं तो पता पड़ा ठंड के ग्लव्स ले गए साथ में, ठीक है ना। तो हैंड ग्लव्स होने चाहिए, और वो जो है बेटा रबर से बने हुए हैंड ग्लव्स आपको साथ में एग्जामिनेशन हॉल में ले जाना है। क्या ये भी ठीक है? फिर बेटा इसके बाद में ये मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें तो मस्ट है। बॉटल बेटा, पानी की बॉटल अगर ले जाना चाहते हो तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। साथ में पेन की भी बात कर रहा हूँ, पेन भी ट्रांसपेरेंट चाहिए, रिफिल दिखना चाहिए उसके अंदर। पेन के अंदर जो रिफिल डली हुई है ना, वो रिफिल आपको दिखना चाहिए पेन से, समझ रहे हो आप? मतलब बाहर से कोई अगर देखे तो वो पेन की रिफिल उसको आसानी से दिख जाए, मतलब समझ रहे हो कि कांच वाली पेन या प्लास्टिक वाली पेन जो ट्रांसपेरेंट होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ बेटा। नॉन ट्रांसपेरेंट पेन नहीं चलेगा, सो ये भी ध्यान रखना। बॉल पेन चाहिए, बॉल पेन चाहिए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला बेटा, ये हो जाने के बाद ये भी ध्यान रखें आप, आपके जो कपड़े, अगर मान लो आप नॉर्मल वे में पहन के जा रहे हो तो आपको पहले बेटा रिपोर्टिंग करना पड़ेगा लगभग 2 घंटे पहले। लेकिन अगर बेस्ट से हम लोग जो एग्जामिनर बोल रहे हैं वैसा प्रोटोकॉल फॉलो करें तो बेस्ट रहेगा। जैसे बेटा हाफ स्लीव्स टी शर्ट होना चाहिए जिस पर प्रिंटिंग ना हो, प्लेन हो। साथ में बेटा जीन्स अलाउड नहीं है, पैंट पहने बेटा, पैंट या लोअर पहनकर आप जा सकते हो। पैंट या लोअर का यूज करें, पॉकेट्स ना हो या पॉकेट्स मिनिमम हो, ज़्यादा पॉकेट नहीं चलेंगे बेटा, 1-2 पॉकेट चलेंगे लेकिन उससे ज़्यादा पॉकेट नहीं होना चाहिए। शूज़ पहन के बिल्कुल नहीं जाना है, जूते पहनकर नहीं जाना है, एग्जामिनर अलाउड नहीं करेगा आपके जूते। सो प्लीज़ बेटा शूज़ नहीं पहनकर जाना है, सिंपल स्लीपर पहन के जाओ आप, सबसे बढ़िया है स्लीपर पहन के जाओ आप, ठीक है। तो स्लीपर सबसे बढ़िया है बेटा। उसके अलावा गर्ल्स के लिए अगर मैं बात करूं तो बेटा सिंपल सी हाफ स्लीव टी शर्ट उनको भी पहन के जाना है, और सिंपल सा कोई लोअर या अगर कुछ पैंट हो, कैपरी हो, वो पहन कर जाएं आप, क्या ठीक है। दूसरी बात, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर रहे हो तो एंटर करते समय ये चीज़ ध्यान रखना, आपको पहले बेटा खुद वो सैनिटाइज करेंगे, सैनिटाइज करने के बाद में वो आपको मास्क भी देंगे, और साथ साथ में हो सके तो वहाँ पर मेंशन है SOS के हिसाब से कि वो आपको ग्लव्स भी दे सकते हैं, क्या ठीक है, हैंड ग्लव्स दे सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना बेटा। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स है जो मैं बताना जा रहा हूँ। ये तो बेटा सारे पॉइंट्स हो गए। गैजेट्स यूज़ नहीं करना, घड़ी वगैरह नहीं ले जाने देंगे आपको, कैलकुलेटर वगैरह वो सारी चीज़ें बेटा, माइक्रोफोन वगैरह ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, वो क्लियर है आपको, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। नेक्स्ट बेटा, कोई भी आप अपने साथ में एक्सपेंसिव चीज़ ना ले जाएं, महंगी चीज़ ना ले जाएं, क्योंकि बेटा हो सके, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई जिम्मेदारी नहीं है उनकी कि अगर आप कोई एक्सपेंसिव चीज़ ले गए और वो जो है संभालें, उनकी बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है, अगर चोरी हो गया तो हो गया। सो प्लीज़ बेटा आप ये ध्यान रखें, एक्सपेंसिव चीज़ें बिल्कुल साथ में ऐसी ना ले जाएँ, ठीक है। गोल्ड वगैरह रिंग है या प्लेटिनम है, सिल्वर है, ये सारी चीज़ें ना पहन के जाएँ, स्पेशली गर्ल्स। नेक्स्ट बेटा, रिलीजियस के हिसाब से, जैसे मान लो कोई सिख है या कोई मुस्लिम है, और मुस्लिम में मान लो कि वो पूरे कपड़े पहन रहे हैं, मान लो गर्ल्स में हैं या, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप पहनकर जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कड़ा पहन सकते हो, जो कटार रखते हैं सिख लोग वो रख सकते हैं, या फिर फीमेल्स में जैसे मुस्लिम फीमेल्स हैं वो बुर्का वगैरह वो सारे अपने जो ड्रेस है वो पहनकर जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये लोग जो रिलीजियन से रिलेटेड है और वो ऐसा करने वाले हैं, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहले 2 घंटे पहले जाना है बेटा। रिपोर्टिंग टाइम बेटा लगभग कह सकते हैं 12 बजे के आसपास का है, और बेटा उसमें आपको रिपोर्टिंग करना है। बेस्ट मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि 12 बजे तक आप सेंटर पर पहुंच जाएं। 12 बजे तक पहुंचने में ये है कि आप रिलैक्स रहोगे, वहां पर ज़बरदस्ती जो है दौड़ा भागी से बचोगे आप, तो दैट्स वाई आप बेटा सबसे बेस्ट है एग्जामिनेशन सेंटर में पहले ही पहुँच जाएँ। एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँचने के बाद बेटा क्या है कि वहाँ पर एक टाइम के बाद में एंट्री बंद कर दी जाती है, दैट्स वाई सबसे बेस्ट है कि आप आराम से पहुंच जाएं। दूसरी बात,
मेरा ये मानना है, आप अगर आपको लगे तो आप फिजिकली जाकर एग्जाम सेंटर देख सकते हो, बट मेरा ये मानना है आप गूगल मैप की हेल्प लेते हुए कर सकते हो, क्योंकि आजकल तो गूगल मैप है बेटा, हम लोग आसानी से गूगल करके देख ले कि हमारा सेंटर दिखाई दे रहा है कि नहीं, गूगल पे कहाँ पर है वो पूरा आपको बता देगा। तो बेस्ट तो यही है, लेकिन अगर मान लो कोई कंफर्टेबल नहीं है गूगल मैप के साथ, तो बेस्ट है फिर आप एग्जामिनेशन सेंटर पर एक दिन पहले ही वो एग्जाम सेंटर देख लें कि कहाँ पर है वो। क्या ठीक है बेटा? तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया, ये ध्यान रखें बेटा, जब आप एग्जाम सेंटर में जाएं तो ये तो सारे आपको आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह, मास्क वगैरह, हैंड ग्लव्स वगैरह, सैनिटाइजर बॉटल वगैरह, वो सारी चीज़ें तो ले जा ही रहे हो। साथ साथ में एक आपको फ़ोटो ले जाना है। वो फ़ोटो बेटा आपके एग्ज़ाम सेंटर में जब वो इनविजिलेटर सिग्नेचर लेगा ना, जब आपकी अटेंडेंस लेगा, उस टाइम पर वो उसको चिपकाने के लिए बोलेगा। दैट्स वाई आपके पास एक फ़ोटो और एक्स्ट्रा होनी चाहिए। एक्स्ट्रा फोटो जरूर ले जाना बेटा, भूलना मत, एक्स्ट्रा फोटो ले जाना है आपको। क्या ये ठीक है? ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? चलो अब हम लोग आते हैं बेटा, ये तो मैंने आपको बताया कि भैया हमें काम क्या करना है, कैसे करना है, क्या ये ठीक है? अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से समझना। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम में हम लोग कैसा करेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया बेटा कि एग्जाम में क्या क्या आपको लगेगा। क्या ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको? फिर भी अगर कोई डाउट हो तो बेटा मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको डाउट बता दूंगा। लेकिन बेटा ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, अब जरा ध्यान से समझना। अब मैं कुछ सेक्शन वाइज जो है बेटा पेपर की बात करने जा रहा हूँ, सो प्लीज़ बेटा आप जरूर ध्यान रखें, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुने। बेटा आपके एग्जाम में 180 क्वेश्चन है, 180 क्वेश्चन है, क्लियर है सबको? अब बेटा आपको एग्जाम में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं थोड़ा सा आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहली बात बेटा, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत करना। हर साल बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप बिल्कुल मत करना, एक्सपेरिमेंट से बचना। सबसे पहला पेपर आपका बायोलॉजी का ही होना चाहिए। सबसे पहले आप बायोलॉजी का पेपर ही अटेम्प्ट करना, ठीक है? दूसरी बात बेटा, एग्जाम में बेटा बहुत सारे सेट बनते हैं, तो हो सकता है बायोलॉजी का पेपर सबसे पहला हो आपका, केमिस्ट्री का पेपर सबसे लास्ट वाला हो, फिजिक्स का पेपर बीच वाला हो, या हो भी सकता है सारे क्वेश्चन शफलिंग में रहे, ये भी हो सकता है। सो प्लीज बेटा, क्योंकि आपने राइबोसोम में इतने सारे टेस्ट दिए हैं और हर बार आपको सिस्टमेटिक मिला है, पहले फिजिक्स मिला, फिर केमिस्ट्री मिला और लास्ट में बायोलॉजी मिला, तो आपकी एक आदत लगी हुई है। तो मैं बेटा पहले ही आपको माइंड सेट कर दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है पहला पेपर बायो का रख दे, फिर केमिस्ट्री रख दे, फिर लास्ट में फिजिक्स रख दे, तो वो हो सकता है। तो पहली बात, बायो का पहला पेपर अटेंड करें बेटा। बायो का जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो बेटा ये चीज ध्यान रखना, आप बायोलॉजी में बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। बायोलॉजी ही हमारा सिलेक्शन डिसाइड करेगा। दैट्स वाई फिर से बोल रहा हूं, बायोलॉजी में बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, आराम से करना, चारों ऑप्शन पढ़ना, चारों ऑप्शन पढ़े बिना पेपर मत देना कि भैया कुछ क्वेश्चन पूछ लिया और बोले सर ये तो पता है, ये 2 नंबर आंसर दे दिया। जल्दबाजी मत करना, चारों ऑप्शन पढ़ना। मैंने पहले भी कई बार ये चीज बोली थी, नीट एग्जाम टफ नहीं है, लेकिन उसके चारों ऑप्शन बड़े टफ होते हैं। सो दैट्स वाई आपको ये जो चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को टिक करना है, तो पहले चारों ऑप्शन जरूर अच्छे से पढ़ो, ठीक है? दूसरी बात, एग्जाम में बायोलॉजी के लिए बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना, ये हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं कि बायोलॉजी को लेके 1.5 घंटा निकाल दिया, ठीक है ना बेटा? ये करना है आपको कि पेपर में जल्दबाजी ना हो। 90 क्वेश्चन है तो 90 क्वेश्चन है तो चलो मान लो हमें 90 मिनट भी लग गए तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 90 मिनट लग गए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी से तो हमारा सिलेक्शन डिसाइड होगा बेटा। तो दैट्स वाई ये बायोलॉजी का पेपर बहुत आराम से इत्मीनान से देना, चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ना। दूसरी बात, बायोलॉजी का पेपर होने के बाद में दूसरे अटेम्प्ट पर आए केमिस्ट्री में। कौन सा करोगे आप? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी ध्यान रखना बेटा, जब आप केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो बेटा फिर वही यहां पर ध्यान रखना है, एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 ऑप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बायोलॉजी में चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा है बेटा कि कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनको हम लोग आसानी से इजी वे में दे सकते हैं। और सबसे लास्ट में आपको करना है फिजिक्स। अब जरा देखो, अब आप यहाँ पर एक और पॉइंट बोल रहा हूँ, जिनका फिजिक्स वीक है उनके लिए ये पॉइंट है, उनके लिए ये पॉइंट है। देखो आप एक चीज बताओ, फिजिक्स में मान लो आपसे 10 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, तो पहली बात हम लोग यहां से एक टेंशन हटा लेते हैं। 170 क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में। कितने क्वेश्चन है? 170, और 3 घंटे हैं और 60 मिनट है, 180 मिनट है। कितने हैं? 180 मिनट। और उन 180 मिनट में से आपको क्वेश्चन करना है 170।
अब एक चीज़ बताओ, 170 में भी बायोलॉजी में भी कुछ क्वेश्चन होंगे ऐसे, मान लो सपोज दैट बायोलॉजी में ऐसे 10 क्वेश्चन निकले, ऐसे ही केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन होंगे, मान लो 5 निकले, टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। ये 25 क्वेश्चन को आपको नहीं छूना है, ये 25 क्वेश्चन अगर आपको नहीं छूना है तो आप जरा देख लो, आप यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये हो जाएंगे कितने, तो यहाँ पर हो रहे बेटा 155, 155 क्वेश्चन। दिमाग में बिठा के जाएं, हमारे पास 180 क्वेश्चन नहीं है, 155 क्वेश्चन है। इनको करेक्ट करेंगे, इन पर बहुत अच्छा फोकस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो बायोलॉजी में 10 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, केमिस्ट्री में मान लो यहाँ पर हमसे 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, फिजिक्स में मान लो 10 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, हमारे पास 155 क्वेश्चन है और 3 घंटे हैं। ये आप दिमाग में देखो, आप अपने आप ही रिलैक्स हो रहे हो आप, कारण आपके दिमाग में ये थोड़ी कि 180 क्वेश्चन, क्योंकि बेटा छोड़ने तो पड़ेंगे। अरे टॉपर भी छोड़ता है यार क्वेश्चन, जो टॉपर होता है ना उससे भी ऐसा नहीं होता कि सारे 180 क्वेश्चन बन जाते हैं, वो भी छोड़ता है, तो हमें भी छोड़ना है, दैट्स इट। बेटा अगर आप ये समझ रहे हो ना 150, अगर आप 150 क्वेश्चन कर रहे हो मतलब ये तो बहुत बढ़िया स्कोर हो रहा है आपका, शानदार स्कोर हो रहा है। तो दिमाग में बिल्कुल ये बिठा के ना जाए कि 180 क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट थिंग बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं ये बता रहा हूँ कि आपके पास मान लो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। मान लो ये 20, ऐसे 180 क्वेश्चन है हमारे पास। अब आपने पेपर सॉल्व करना चालू किया, पेपर जब आपने सॉल्व करना चालू किया तो उस टाइम पर देखा पहला बन गया, दूसरा बन गया, तीसरे में थोड़ा बोले बनेगा तो सही लेकिन सर टाइम लगेगा, तो बस आप सर्कल बना लो, अभी मत करो, बाद में करना। बनेगा ना तो बस सर्कल बना दिया, चलो चौथा क्वेश्चन बोले सर बन गया, पांचवा क्वेश्चन बोले सर ये अगर कुछ भी कर ले हमसे नहीं बनेगा तो काट दो, उसको हटा दो, आपको पता है कि ये नहीं बनेगा तो जाने दो ना, उसको छोड़ ही दो। अब ये चलो और आगे बढ़े, अब बोले सर छठा बन गया, सातवां बोले बनेगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, आठवां बनेगा लेकिन टाइम लगेगा, नौवां नहीं बना, 10वां मान लो नहीं बना, ये लो। अब बेटा आपने ऐसे ही 11वां 12वां 13वें पर कर दिया सर्कल, 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां ये सब क्वेश्चन बन गए। अब यहां तक आप ऐसे करते करते कहां तक पहुंच गए, तो 180 क्वेश्चन तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए? 180 क्वेश्चन तक। अब क्या करना है पता है, ये आपका फर्स्ट फेज कंप्लीट, ये फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया है। चलो भैया फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया है। अब इस फर्स्ट फेज के बाद में वापस आपको फर्स्ट क्वेश्चन पर आना है। अब क्या करना है, तीसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो अब अटेम्प्ट, समझ रहे हो आप? तीसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, पांचवें क्वेश्चन को तो देखना ही है, क्योंकि जब आपने पहली बार देखा था तभी आपको समझ में आ गया था कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बनेगा तो छोड़ो ना। पांचवें क्वेश्चन को डिलीट कर दो अपनी जो है बेटा लिस्ट से, पांचवा क्वेश्चन है ही नहीं हमारे लिए, क्योंकि हमसे वो बनेगा भी नहीं, तो छोड़ दो उसको, आगे और बढ़ो। सातवां क्वेश्चन मान लो यहां पर आ रहा है, और देखो एक चीज और है, हमें ऐसा लगता है कि सातवां क्वेश्चन शायद अटेम्प्ट करेंगे और बन जाएगा, और मान लो नहीं बना है तो ऐसा मत करना कि तुक्का मार दो, यहाँ छोड़ दो उसको, रहने दो। नहीं बनाना तो चलो जाने दो, कोई बात नहीं, हमने सर्कल बनाया था, कोशिश करी, नहीं हो रहा है, जाने दो, आगे बढ़ो। तो बेटा इस तरह से करते करते आपको पेपर को 2 फेज में करना है। एक पहले फेज में सिंपल 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 चलने दो। एक चीज बताऊं बेटा, राइबोसोम में जितने पेपर दिए वहीं से पेपर आएगा, ये मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं। पेपर वही का वही आएगा, पैटर्न वही का वही रहेगा, कंसेप्ट वही के वही रहेंगे। हो सकता है लैंग्वेज या डेटा वो चेंज हो जाए, अदरवाइज पेपर वही रहेगा जो आपने पूरे साल राइबोसोम में टेस्ट दिए थे। बस मैंने इसलिए कई बार आपको ये शब्द बोले हैं कि बस आप पेपर बहुत अच्छे से लगा लेना, आपका श्योर शॉट है, सिलेक्शन जरूर होगा। तो बेटा ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप एग्जाम आसानी से दे सकते हो। दूसरी बात बेटा, आपको पेपर मिलने का सही समय तो लगभग 145 है बेटा, उस टाइम पर तक आपको पेपर मिल जाना चाहिए। लेकिन बेटा पिछले साल मुझे कई सारे बच्चों ने ऐसा कंप्लेंट किया था कि बोले सर पेपर देने में 5-10 मिनट लेट हो गए। तो उस केस में बेटा प्लीज़ आप एग्ज़ाम हॉल में पहले से ऑब्जेक्शन ले सकते हो, क्योंकि बेटा एग्ज़ाम होने के बाद तो कोई कुछ होना भी नहीं है। सो बेटा प्लीज़ आप अपने हिसाब से मांग ले उनसे पेपर कि भैया पेपर दे दो, टाइम हो चुका है। क्योंकि बेटा ऐसा हुआ है, शुभम के टाइम पर बेटा उसको शायद पेपर, या और कोई बच्चा था मुझे ध्यान नहीं है, उसको बेटा 10 मिनट लेट मिला पेपर। ऐसा पूरे एग्जाम सेंटर में ऐसा ही हुआ कि 10 मिनट लेट मिला पेपर। अब 10 मिनट बहुत होते हैं बेटा। सो प्लीज़ बेटा ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ जैसे बैठे रहें, पेपर मांग लो उनसे,
वो पेपर बेटा ऐसा होता है कि उनकी फॉर्मेलिटी में इतने बिजी होते हैं कि वो आपको पेपर भी देना भूल जाते हैं, या पेपर वो बाद में देते हैं, लेट देते हैं, तो बेटा अपना नुकसान है ना, नुकसान उनका क्या है। वो तो ठीक है, पेपर जब वो एग्जाम खत्म होगी तो बिल्कुल डॉट टाइम पर पेपर ले भी लेंगे आपसे, हाँ, लेकिन देने में हो सकता है वो लेट हो जाए। सो प्लीज़ बेटा ये ध्यान रखें आप, ऐसा नहीं कि बस बैठे रहें बेवकूफ़ जैसे, ठीक है। तो चलो ये बेटा ये आपको सारे चीज़ें क्लियर हुई बेटा, क्या मैंने बोला ये समझ में आया आपको। सो प्लीज़ बेटा एग्ज़ाम में बहुत कूल डाउन होकर आराम से जाना, कोई दिक्कत नहीं है, इत्मीनान से जाना। और मैं ये कहूँगा 12 तारीख की शाम को 3 बजे के बाद पढ़ना छोड़ देना, आराम से बस बेटा अच्छे से नींद निकालना। अगर किसी को नींद ना आए तो एक स्लीपिंग पिल ले लेना बेटा, नींद की गोली ले लेना बेटा, वो वैसे तो प्रिस्क्रिप्शन के बिना मिलेगी नहीं, अगर कोई रिलेटिव हो तो उससे ले लेना बेटा, क्योंकि हमको एग्ज़ाम में बिल्कुल रिलैक्स होकर जाना है। तो बस ये है बेटा कि आराम से एग्ज़ाम में जाना। मैं पूरा मुझे विश्वास है बेटा सारे बच्चों पर कि वो बहुत अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है बेटा। सो उम्मीद कर रहा हूँ सब लोगों से कि बहुत बढ़िया करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। जो जो इंस्ट्रक्शन दिए उनको ध्यान से जो है ध्यान रखना बेटा, एग्ज़ाम में गड़बड़ी मत करना, गलती मत करना। बस ये मान के चलना राइबोसोम का टेस्ट पेपर दे रहे हैं, और ये श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ राइबोसोम का पेपर तो टफ था, लेकिन नीट का पेपर आसान आएगा। राइबोसोम में जितने पेपर दिए ना बेटा आपने वो सारे टफ थे, लेकिन बेटा मैं ये श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि नीट में जब आप पेपर दोगे ना तो वो आसान ही लगेगा। सो प्लीज़ ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना कि बोले सर अब तो बढ़िया बहुत शानदार है हम तो फोड़ देंगे। ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से पेपर देते चलना, चारों ऑप्शन जरूर पढ़ना, गलती मत करना, बायोलॉजी में जल्दबाजी मत करना, आराम से करना। लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ बायोलॉजी को बहुत ज़्यादा टाइम भी मत दे देना, ठीक है। लेकिन ये है बेटा कि ऐसा हल्के में मत लेना किसी सब्जेक्ट को, ठीक है बेटा। चलो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू बेटा।